3 खान जो कोई नहीं इकट्ठे कर सका। इन्होंने उनसे डांस परफॉर्मेंसेस भी करवाई इकट्ठे। अंबानी की शादी हो रही है बेटे की और आप उसमें दिखाई नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आप रेलेवेंट नहीं है, मतलब मार्केट में इन नहीं है। अच्छा नासिर भाई, मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने जस्टिन बीबर को 83 करोड़ रुपीस दिए हैं फॉर परफॉर्मिंग। जब बुल्ले ने ये सुना ना तो उसने अपनी तस्वीर तोड़ के फेंक दी कि मैं भी तो इश्क करता हूँ अपने रब से कि बुल्ले नू समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, मन ले बुलिया कहना साडा छड़ दे पल्ला राइयां। बाज़ लोग कहते हैं कि एक हिजड़े ने जनाजा पढ़ाया। और नासिर भाई ये बताइएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की क्या कहानी है? 2001 के बाद पिछली 23 साल से आप इनकी जितनी फिल्में उठा के देख लें, ऐसे ही है। आपको सब में मुसलमान क्या दिखेगा? एक आतंकवादी, एक दहशतगर्द। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सुनो पॉडकास्ट के हमारे मेहमान थे नासिर बेग। हमने इनसे पूछा कि अंबानी ने अपने कारोबार का आगाज कितने पैसों से किया। जब हमने उनसे बाबा बुल्ले शाह का पूछा तो उन्होंने सारी हकीकत हमारे सामने रख दी कि बाबा बुल्ले शाह का नाम बुल्ले शाह कैसे पड़ा। फेमस इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि वो आज किस हाल में रह रहे हैं। ये सब बातें जानने के लिए इस सुनो पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ दावत देने का सर और मेहमान नवाजी का बेहद मशकूर आप सर। आपकी शख्सियत ही ऐसी है कि आपकी मेहमान नवाजी अगर ना करें तो फिर वो घाटा है हमारा। सर कैसी ज़िंदगी गुजर रही है नासिर बेग की? ज़िंदगी वो क्या, इस शहर ख़राबा में गमे दर्द के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है प्यारे। तो बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं और सीख भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ ज़िंदगी ने अभी तक सिखाया है वो अब जो अगली जनरेशन है, अगली नस्ल है, उसको जो थोड़ा बहुत गलत सही हमें पता चला है उसमें से कुछ उन तक मुंतकिल करने की कोशिश की जाए। जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं? कोशिश कर रहा हूँ, बाकी काम तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, कोशिश कर सकता है बंदा, मेरा ख्याल है। सही हो गया। अच्छा नासिर भाई, अगर हम स्टार्ट से आएँ तो नासिर बेग को जो आज लोग जानते हैं उनको बैकग्राउंड नहीं पता। उनको ये पता है कि ये बंदा डिफरेंट पहलुओं पे बातचीत करता है, लेकिन उन्हें बचपन से नहीं पता कि शरारती था या ऐसी ठहराव वाला आदमी था। तो कुछ ज़रा बचपन से स्टार्ट करते हैं कि करियर में क्या किया, पढ़ा क्या, बचपन कहाँ गुजरा, सारा ज़रा बताएं लोगों को। मैं जी लाहौरिया हूँ, जिसे कहते हैं कि जम पल लाहौरिया। ठीक है। और इधर ही पैदा हुआ, इधर ही पढ़ा और इधर ही मेरी स्कूलिंग और कॉलेज और इंजीनियरिंग तक यहीं पढ़ा। और बचपन में बेहद शरीर था और बहुत खिलंडरा था। क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक़ था। वो एक मिडिल क्लास होने के बहुत से नुकसानात होते हैं और हमारे ज़माने में तो ये बड़ा एक टैबू था कि आपने या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। बिल्कुल। तो अगर आप उससे बाहर सोचेंगे तो वो आपके लिए गुनाह के मुतरादिफ था। ऐसे ही है। तो हालांकि मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं क्रिकेट खेलता और मैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम के लिए खेलता रहा। तो अब वो फैसला बदला थोड़ा? अब तो बदल गया। अब तो मैं शुक्र करता हूँ कुछ गालियों से आप भी बचे। मैं भी अच्छा। तो बस फिर ये कि पढ़ाई में ठीक था, इंजीनियरिंग की। और नहीं, पढ़ाई में देखें आप ठीक नहीं, आप अच्छे होंगे तो इंजीनियरिंग की। नहीं, बिल्कुल अच्छा था और इंजीनियरिंग की। फिर वही जो नौकरी करते हैं आप फ़िक्र मुआश में, तो वो एज गालिब यूज्ड टू से कि गमे आशिकी ना होता, गमे रोज़गार होता। तो बस गमे रोज़गार में फिरते रहे। और मैं घर में सबसे बड़ा था, हम 3 भाई हैं। तो वो एक बड़ा आपके ऊपर एक बर्डन होता है कि आप बड़े बेटे हैं, आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना। बिल्कुल। तो शायद उसमें कभी कहीं आपका एक रिबेलियस नेचर भी हो जाता है कि हर चीज़ में आपको बताया जा रहा है कि आपने यू हैव टू बी राइट, ताकि बाकियों ने आपको देखना है और आपको डायरेक्शन लेनी है। तो वो फिर एक बोझ लेके, जो बड़ा बच्चा होता है वो तभी बड़ा हो जाता है जब उसका छोटा बहन या भाई पैदा होता है। तो मैं वो कैरी करके लेके गया और वो फिर ज़िंदगी में संजीदगी भी रही, मिजाज भी रहा, अदब भी रहा, साथ साथ रोज़गार भी चलता रहा। फिर इधर इस तरफ को आना कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि मैं वैसे ही अपने शौक़ के लिए दोस्तों यारों में, महफिलों में
शेर वगैरह पढ़ लिया करता था। और अच्छा, महफिल की रौनक थे आप। दोस्त अहबाब कहते कि यार वो गालिब सुना देना, मीर सुना देना, हम्म। फराज सुना देना, फैज़ सुना देना। तो हम सुना दिया करते थे। तो वो एक दफ़े किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करके उन्होंने किसी एक इस्लामाबाद लिटरेरी क्लब के नाम से कोई ठीक है। फेसबुक पेज था, वहाँ पर उन्होंने डाल दिया, और मुझे उन्होंने उस पेज में ज्वाइन भी करा दिया। तो मैं आ गया, तो वहाँ लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भाई आप कौन हैं, ये बंदा कौन है, किसकी आवाज़ है। तो मुझे मैसेजेस वगैरह आने शुरू हो गए, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। तो मेरा तो ऐसा कोई वो नहीं था, अच्छा, इरादतन नहीं था। इरादतन नहीं था। और वो फिर वहाँ से फिर लोगों ने पहचानना शुरू किया। फिर इस्लामाबाद में ख़ास तौर में वहाँ पर फिर अदबी महाफिल में, फिर बुक लॉन्चेस में, फिर वाह। कोविड से पहले तो बल्कि वहाँ पर हमने बहुत सी 2-3-4 लोग ऐसे जो कि उर्दू पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कोई एक महफिल, लोग बाकायदा टिकट लेके आते थे और आके बैठते थे और सुनते थे। और वो बड़ी मज़ेदार किस्म की एक्टिविटी थी। जो अभी भी लोग हैं अभी भी लोग ऐसे हैं जो उर्दू का शौक रखते हैं, रखते पढ़ने का, हैं लिखने का। और अदब का शौक़ रखते हैं। और उसमें बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग। मैंने एक रति और जिना की एक कहानी लिखी थी। मैंने उस पे भी इस पे भी मेरे चैनल पे भी है, लेकिन वो उतनी लोगों ने इधर देखी नहीं। लेकिन वो मैंने कहानी पहली दफ़ा जब पढ़ी उधर महफिल में, तो जब वो ख़त्म हुई तो बहुत से लोग मेरे पास आए, और वो तमाम लोग, सबकी आंखों में आंसू थे। और वो बड़ा उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत हमें तो इल्म नहीं था इस चीज़ का, और बड़ी आपने तहकीक की और पढ़ा। तो वो एक खुशी भी फ़ील होती थी और अच्छा भी लगता था। हाँ। और मुझे ये भी एक असल में, जो भी आप जिस कौम को भी देखेंगे ना, वो कौम जब तक वो अपनी ज़ुबान पे काम नहीं करती ना, जो ज़ुबान का इर्तिका है ना, वो कौम के इर्तिका की निशानी होती है। सही कह रहे हैं। अभी मैं बहुत सी चीज़ें जिस वक्त देख रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये अंग्रेज़ी में है। अच्छा, मैं जब उसको कोशिश करता हूँ कि मैं इसको उर्दू में कैसे कहूँगा, तो आप यकीन करें कि आधे से ज़्यादा अल्फाज तो ऐसे हैं जिनका कि उर्दू में हमने कभी कोई मुतबादिल देखा ही अभी नहीं, तक बनाया ही नहीं है। बनाया ही नहीं। तो जो हम बोलते हैं नासिर भाई, जो हम आजकल की यूथ है, जनरेशन है, वो उर्दू ही है। बस वो उर्दू की कोई बिगड़ी हुई सी शक्ल है जो वो लोग बोलते हैं अब। और अब तो एक तो ये भी बड़ा जुल्म है कि पहले हमने ये जुल्म पंजाबी के साथ किया। हाँ। कि एक वक्त था कि पंजाब के रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग थे, वो उस तबके ने ये समझना शुरू कर दिया कि हम अपनी औलाद के साथ अगर पंजाबी बोलेंगे तो शायद हम छोटे दिखेंगे, और ये छोटे लोगों की ज़ुबान है। तो उन्होंने बच्चों से उर्दू बोलनी शुरू कर दी। अब वो वक्त आ गया है कि पंजाब छोड़ पूरे पाकिस्तान में ये रिवाज है। हालांकि बाकी मैं सिंध में हालांकि भी हमारी रहा, लैंग्वेज है। हाँ, उधर केपी में भी, लेकिन वहाँ पर भी मैं अब देखता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं। और उर्दू बहुत ही, एक तो उसका लोगों में इल्म ही बहुत महदूद है, ठीक है। और इस्तेमाल तो और भी कम है। बच्चे बहुत कम बोलते हैं और उनको पता भी नहीं है। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक लड़का जो है होस्ट, वो किसी मार्केट में जाता है और वहाँ पर वो एक पेपर और पेन लेके जाता है। तो वो यूथ जो होती है, जनरेशन जो होती है, वहाँ पर जो खड़े होते हैं लोग मार्केट्स में, उन्हें कहता है कि आप तहरीर करें, कुछ यहाँ पर लिखें, कुछ उनको जुमला बताता है। तो उसमें से 70 से 80% लोगों से वो नहीं जुमला लिखा गया। तो हमारी ज़बान है ये। तो हमने इसकी वजह मेन क्या समझते हैं नासिर भाई, कि ये हमने छोड़ी क्यों? मेन वजह क्या लगता है? मुझे लगता है हम ना बहसियत कौम बड़े नाशुक्रे लोग हैं। हमने किसी चीज़ की भी कदर नहीं की, ना हमने इस आज़ादी की कदर की, ना हमने अपने माहौल की कदर की। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बहुत खूबसूरत नेमतों से नवाजा था, और उर्दू ज़ुबान भी उसमें से एक थी। हम बड़े फॉर ग्रांटेड लेते हैं हर चीज़ को। अब जिस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते ना, वो मर जाती है आहिस्ता आहिस्ता, वो ख़त्म हो जाती है। हमने उससे मोहब्बत ही नहीं की, हमने उस पर मेहनत ही नहीं की। हर चीज़ के साथ आपका रिश्ता, ज़ुबान के साथ भी एक रिश्ता है। उसको वक्त देना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, उसकी आबियारी करनी पड़ती है। हमने वो किया नहीं, हमने उसका हक ही नहीं अदा किया।
तो आहिस्ता आहिस्ता वो डिमिनिश होती जाएगी, मादूम होती जाएगी, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। तो ये हम पे ओनस है, हम लोगों ने नहीं इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा कि हर चीज़ का हक अदा करना है, चाहे ज़ुबान हो चाहे ज़मीन हो। हम हर एक मामले में डंडी मारते रहे। हम डंडीबाज हो गए हैं। डंडी मारते। ठीक हो गया। नासिर भाई आगे चलते हैं, फिर पहली जॉब क्या की? जॉब बस टेलीकॉम सेक्टर में रहा, अच्छा। उधर डिफरेंट काम करता रहा और करते करते बस इंजीनियरिंग बेस्ड करता रहा। फिर मुझे था, मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने साथ साथ काम के साथ साथ पीएचडी की। अच्छा, हाँ जी। यू कंप्लीटेड योर पीएचडी? हाँ जी, आई कंप्लीटेड। तो किस में, इंजीनियरिंग में? मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओके। पीएचडी की हुई है और इमेज फिर प्रोसेसिंग तो आप में। डॉक्टर नासिर बेग हो गए ना? डॉक्टर नासिर बेग हूँ। वेरी नाइस। और फिर मैंने पढ़ाया एक यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में, 5-6 साल पढ़ाया। अच्छा। क्योंकि बचपन से मुझे बड़ा शौक़ था तकारीर का, ये वो इस तरह के मामलात का। तो वो एक उस्ताद मेरे अंदर था, तो मेरा जी चाहता था कि मैं पढ़ाऊँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कैसा रहा यूथ के साथ एक्सपीरियंस? interact। कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा? बहुत अच्छा रहा। मैंने शायद सिखाया कम, सीखा ज़्यादा उन बच्चों से। बहुत लुत्फ़ आया। और मुझे जो मेरा एक नज़रिया शायद था, जो कि ज़्यादातर लोगों का होता है कि ये नई जनरेशन है, ये ऐसी है वैसी है, मेरा वो नज़रिया बड़ा तब्दील हो गया यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा के। और मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। वो बच्चे बड़े ज़िम्मेदार हैं और वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उनका एक अपना तरीक़ाकार है, वो हम जैसे नहीं हैं। हम जैसे नहीं हैं। जैसे वो जिब्रान की एक नज़म है, आवर चिल्ड्रन, तो वो कहता है, आवर चिल्ड्रन आर नॉट आवर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। क्या बात है। कि ये असल में ज़िंदगी ने बाकी रहना है। हाँ। ये उसकी इस तमन्ना की औलाद है कि उसके बेटे और बेटियां हैं। और कहता है कि आप उनके साथ आगे नहीं जा सकते, ठीक है, आप उनके साथ मुस्तकबिल में जा नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी उस हद से बाहर है। एक वक्त आएगा जब आपने ख़त्म हो जाना। जिसे हम जनरेशनल गैप भी कहें तो सही होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आपके और उनके मिजाज में फ़र्क है, सोचने के अंदाज में फ़र्क है। हम उसको समझ ना पाएँ एक अलहदा बात है, इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। उसको समझा जा सकता है, और समझने से ये है कि वो शायद गैप थोड़ा सा कम हो जाए। सही। और फिर साथ आप गाइड भी करें और उनसे भी सीखें और उनको सिखाएं भी, क्योंकि आजकल के बच्चे तो आपको पता है, उनको सिखाना हमसे जो हम मुश्किल अमल है। मुश्किल अमल है। आप उनकी उम्र में जो मुझे पता था उससे उनको बहुत ज़्यादा पता है। यस। तो वो ऐसे तो नहीं कह रहे, तू छाड़, मैंने सारा पता है। मैंने सारा पता है। गल्ला ना करी जा, वो वाला हिसाब है। अच्छा नासिर भाई, फिर ये वीडियोस और ये इतनी कमाल किस्म के टॉपिक्स को लोगों के सामने पेश करना, ये किस तरह से? असल में ये बचपन से ही, एक तो मेरे वालिद साहब को बहुत शौक़ था किताबें पढ़ने का, उनकी अपनी लाइब्रेरी थी। ये आपके जेनेटिक्स में आई चीज़? हाँ, तो ये वो बहुत से किस्से कहानियाँ ऐसे हैं जो कोई वो किताब पढ़ते थे तो खाने पे हमसे बातचीत करते थे। तो इसमें से तो अभी जो मैंने किरदार, शायद वो 20% भी मैंने वो नहीं टच किए। ठीक है। तो वो सारी कहानियाँ वहाँ से मिली हुई हैं और सुनी हुई हैं। तो बाद में फिर वक्त मिलता था तो कभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिया, फिर कोई डॉक्यूमेंट्री किसी की देख ली या कुछ कर लिया। तो ये सारे किरदार कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पीछे थे। तो मैं जब पढ़त करता था उर्दू अदब की, तो मैं किस्सा गो के नाम से किया करता था। तो वो एक कहानी सुनाने का एक शौक होता है, एक आपको तरीका होता है। तो वो जब आप कहानी बयान करते हैं ना, हाँ, तो वो कहानी आप ऐसे बयान करते हैं कि अगले का जी चाहे कि वो इंतज़ार कर रहा हो कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो वो एक फ़न है जिसे सीखने में मुझे तकरीबन 2 दिहाइयाँ लग गई। खैर अभी भी मैं सीख रहा हूँ, मैं नहीं आती तो नहीं है। ज़िया साहब हमारे उस्ताद हैं, उनसे मुलाकातें भी रही और उनसे सीखा भी। और ज़िया साहब की कोई ऐसी बात जो लोगों को बताना चाह रहे हो? आप ज़िया साहब तो मरहूम हैं, अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे। बहुत ही तहम्मुल वाले इंसान, और वो आप उनको बड़ा ये था कि खुश भी होते थे कि तुम लोग उर्दू पे काम कर रहे हो, लेकिन उनको एक खौफ भी था कि देखो, मैं
उर्दू ज़ुबान अहले ज़ुबान नहीं था, लेकिन मैंने अपना ये लिया बड़ी उसको। कोशिश की है कि कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा ना हो जिसका तलफ़्फ़ुज़ मुझसे गलत हो जाए। हो कभी आप इट्स वेरी टफ। कभी आप ज़िया साहब से शेक्सपियर सुनते, उनका मैंने यूट्यूब पे उफ़! सुना हुआ है, कमाल आप कमाल, यकीन करें कि रोंगटे खड़े खड़े हो हो जाते जाते हैं, थे। सही कह रहे हैं। क्या खूबसूरत अंदाज़, चाहे उर्दू पढ़ें, वो अंग्रेज़ी, तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि कहाँ रुकना चाहिए, अल्फाज की स्ट्रेस अदायगी पॉज़। कैसी होनी चाहिए, हाँ, और कहाँ पर आपको धीमा है होना है, कहाँ पर ऊंचा होना है, कहाँ पर आपने लफ्ज़ का वो हक वो अदा करना वो है। कहते ये थे कि अगर तुम दर्द कहो ना, तो दर्द नज़र तो आए। अगले को दर्द महसूस हो। आहाहाहा! तो ऐसे आप अदायगी करें कि आपके अंदर ना वो महसूस हो कि ये लफ्ज़ ऐसे अदा हो गया। क्या बात है! तो ये उनकी बहुत बड़ी ख़ासियत बात, थी। बहुत ये उनसे सीखा। और फिर उनको सुनते रहे। आज भी कोई कहीं मुझे, क्योंकि पढ़ने वाला भी ना पहले सुनवैया होता है, जी। तो अपना पढ़ा हुआ भी जब आप दोबारा सुनते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि यार ये थोड़ा सा इधर बस्ता गलत हो हाँ, गया, ऐसे नहीं हुआ। सबसे पहले आप खुद अपने क्रिटिक आप करते हैं यस, कि ये चीज़ ऐसी है। तो वो उनसे सीखा कि हर वक्त सीखते रहो, और ये कभी ना सीखना कि मुझे सब कुछ आ गया, आ ये ना समझना गया। कभी। तो ये एक नातमाम सफ़र है। और फिर हुँ, वो चीज़ें उस तरह करते करते ये फिर मुझे ख्याल आया कि इसको अब इसको डिजिटलाइज़ किया इसको जाए और किया जाए, यूटिलाइज़ भी किया जाए। यूटिलाइज़ भी किया जाए। फिर इस सफ़र में बहुत से काम किए, वॉइस ओवर्स भी किए, 1-2 एड्स भी किए मैंने, अच्छा! मॉडलिंग भी की। मुझे बल्कि मैंने फ़ैशन शो होस्ट किया सरवत गिलानी के ओ साथ तेरी खैर! हैदराबाद में। और बहुत डिफरेंट फ़ील्ड्स थे जिनमें होस्टिंग्स भी की, बाकी अच्छा, काम सबसे भी ज़्यादा किया। मज़ा किसमें आया? सच-सच। नासिर बेग को असल में किसमें मज़ा आया, जो उन्होंने एन्जॉय भी किया हो और वो हो कि नासिर बेग असल में अंदर से भी ऐसा ही है और बाहर से फिर इस तरह से ये चीज़ ऑप्शन मिल गई? सबसे ज़्यादा लुत्फ़ तो अदब पढ़ने का आता है, अच्छा, और ख़ास तौर पे जब लाइव लोग बैठे हों और ऐसे लोग बैठे हों जो उसको समझ समझते रहे हों, हो। और वो भी उससे लुत्फ़ ले रहे हों, तो फिर उसका मज़ा अपना है। वो क्या बात महफ़िल है! ही एक और किस्म की होती है। वेरी नाइस। और वो सबसे ज़्यादा मैं उससे एन्जॉय करता हूँ, और उसे मैं बहुत मुझे फ़ील होता है कि हाँ, आज मज़ा आया है, क्या बात ऐसा। है! रूह की चार्जिंग। रूह की चार्जिंग हो जाती है, बिल्कुल सही सही बात हो गया। नासिर भाई हम बात कर लेते हैं अब अपने पहलुओं पे आ जाते हैं। है। आपने अपनी कहानी तो बता दी बड़ी अच्छी और अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ आमीन आप सुम्मा समेटते आमीन, रहें जज़ाकल्लाह और खैर। इसी तरह कामयाब होते रहें। अच्छा नासिर भाई हम बात कर लेते हैं बाबा बुल्ले शाह की। बिल्कुल जी, बड़ा नाम, बड़ा ना। लाहौरी और क्या पूरे पाकिस्तान में और बाहर के बैरून ममालिक भी लोग हाँ, आज भी उनको पसंद करते हैं, हुँ, चाहते हैं, दिल में मोहब्बत रखते हैं। हुँ। और असल कहानी क्या थी उनकी? बाब बुल्ले कहाँ से शाह। शुरू हुई? बाबा हाँ, बुल्ले शाह का नाम बाबा बुल्ले शाह क्यों पड़ा? हाँ, और मैंने सुना है उनका नाम असल अब्दुल्ला भी था, अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला शाह था, अब्दुल्ला शाह फिर था, बाद में बुल्ला पड़ा बुल्ला और फिर शाह, बुल्ले शाह। बुल्ला शाह बड़ा। तो इसकी भी थोड़ी-सी कहानी हमारे साथ शेयर मैं करें, मैं जो बिल हमारी ऑडियंस भी सुने बिल्कुल, और बिल्कुल, उससे फैज़ याब हो। बिल्कुल। असल में अब्दुल्ला, जिस तरह वो होता है पंजाब में, एक वो होता है निकनेम्स पड़ जाते हैं, तो यस। अब्दुल्ला का बुल्ला पड़ गया, और वो सैयदज़ादे थे, और अच्छा, उससे बुल्ला शाह हो गया। और कसूर में पैदा हुए, वहीं पर तालीम हासिल की। लेकिन वो, जिसे कहते हैं ना, ये लोग, मेरा अपना ईमान है, ये लोग चुने होते हैं। इनके रास्ते थोड़े से ना बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, और वो कोई ना कोई एक ऐसा वाक़या, कोई छोटी सी बात, कोई छोटी सी चीज़ उनका ना पूरा कोर्स चेंज कर देती है। हुँ, तो बुल्ला शाह भी, इन्होंने वहीं पर ही तालीम हासिल की, दीन की भी तालीम हासिल की, बाकी फ़ारसी, अरबी वग़ैरह वहाँ पर सीखी। तो एक दिन ये कोई नमाज़ पढ़ के तो अपनी छत पे तस्बीह कर रहे थे। अच्छा, तो नीचे इनको ना दूर से दिखाई दिया कि एक कोई गवालन थी, हुँ, उसने सर पे वो दूध का वो रखा हुआ, और वो आ रही है। तो और वो बेचैन दिखाई दे रही थी। तो बुल्ले ने थोड़ा सा आगे होके देखा, तो नीचे ना उसका आशिक खड़ा था। अच्छा, तो वो जब उसके पास आई तो उसने देखा कि उसके चेहरे का ही, तो उसने कहा कि तुझे किस तरह पता चला कि मैं यहाँ पर हूँगा इस वक्त?
उसके कहती है बस मेरे दिल ने मुझे बता दिया कि तू यहाँ पर होगा तो मैं आ गई। तो फिर वो अपनी गुफ्तगू करने लग गए, लेकिन बुल्ले को ना ऊपर अब आवाज़ आ रही है। अच्छा, ये बुल्ला, सारी बातें हाँ, बुल्ला जी बुल्ला सुन अपनी रहे हैं। तस्बीह भी कर रहा है और साथ साथ उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा है। ठीक। तो वो उसे कहता है कि अच्छा मुझे बड़ी त्रे लगी, मुझे प्यास लगी है, तो मुझे थोड़ा सा दूध ही पिला दे। अच्छा। तो उसने कहा कि अच्छा कितना दूध पीना है तुम्हें? ग्वालन ने पूछा कितना दूध हाँ। पीना है? तो उसके आशिक ने जवाब दिया कि नाले यारियां नाले मिन मिन, हाय हाय हाय। कि एक तो दोस्ती भी और साथ हिसाब हिसाब किताब भी। किताब भी, ये कितना पीना है? तो जब बुल्ले ने ये सुना ना, तो उसने अपनी तस्बीह तोड़ के फेंक दी कि मैं भी तो इश्क करता हूँ अपने रब से, अल्लाह तो अकबर। फिर मैं गिन के किस लिए कर रहा हूँ इबादत। ओ, तो वो वहाँ से उसका वो एक चीज़ तब्दील हुई कि शायद ये जो रास्ता है ना, ये इससे बहुत आगे का है। फिर मुख्तलिफ जगहों पर इसने गाना भी सीखा, एक गाने वाली के पास चला गया, उससे गाना सीखा, नाचना शहर कौन सा सीखा। था इनका? ये कसूर के थे। अच्छा, कसूर के ये थे। कसूर में और पैदा पैदा हुए। भी कसूर में? कसूर में ही हुए। अच्छा। दो रिवायात हैं, एक कहते हैं कि शायद एक भावलपुर भी एक कहते हैं। साहिवाल के करीब शायद कोई जगह थी, वहाँ पर कहते हैं बाज कोई इसी गांव में वहाँ पैदा हुए, लेकिन ठीक है। मुस्तनद ज़्यादा यही है कि कसूर में ही पैदा ठीक हुए है। और वहीं पर ही पढ़े बड़े, सही, वहीं पर तालीम हासिल सही की। हो गया। और फिर ये मुल्ला मुख्तलिफ रस्तों से होता 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 एक दफ़ा ये इधर ही कहीं से गुजर रहे थे, पंजाब का एक इलाका था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पर लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो? तो इन्होंने कहा कि मैं तो अल्लाह हूँ। अल्लाह लोगों ने अकबर। कहा कि ये क्या कुफर बक रहा है ये वो। तो वो वहाँ पर तो कोई फतवा नहीं लगाया लोगों ने? लगाया, लोग वहाँ पर कोई एक और उस्ताद थे, कोई हजरत थे उनके पास, वो लेके गए और उन्होंने कहा कि ये बंदा तो कुफर बकता है। हाँ। तो उन्होंने देखा तो मुस्कुराए, उसने कहा ये अभी कच्चा है, इसको बोलो ये इनायत कादरी के पास जाए। ये कौन थे? ये बुजुर्ग, मुझे अब नाम उनका याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ पर ही किसी के पास कोई लेके गए लोग कि ये देखें ये कुफर बक रहा है। उन्होंने कहा ये अभी कच्चा है, ठीक इसको है। अभी रस्ते में है, इसको पता नहीं है। नहीं तो ये अनायत जो आपने जिक्र किया, ये कादरी कौन? साहब ये लाहौर में थे। अच्छा। बुजुर्ग थे और सूफी थे, और ये लाहौर में थे। मैंने कहा ओके। इसको बोलो लाहौर में चला जाए, ठीक है। और वहाँ इसको बोला। फिर ये यहाँ आए, इनायत कादरी साहब, इनायत कादरी साहब उनके मुरीद हुए, ये उनसे अच्छा, दरख्वास्त उस्ताद की, बना लिया। उनको उस्ताद बना लिया। और वो भी एक बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि कादरी साहब जो हैं वो अराई थे। अच्छा। तो जब इनके घर वालों को पता चला कसूर में कि वो इसने तो बुल्ले ने, ये सैयदों का बेटा है और इसने जाके तो अराई की बैत कर ली है, हाँ। तो वो उस बैत पे जनाब वो बुल्ले शाह ने फिर लिखा भी, इसको बड़ी लानत मनामत की कि तुमने क्या किया है कि तुम सैयदों के बच्चे हो गए, तुमने अराई के हाथ पे बैत कर लिया। तो वो फिर बुल्ले ने लिखा कि बुल्ले नू समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां। अच्छा, ये उस पे लिखा था? उस पे लिखा था, मन ले बुलिया कहना साडा छड़ दे पल्ला राइयां। तो फिर बुल्ले ने जवाब दिया कि जेड़ा सानू सैयद समझे दोज़ख मिले सजाइयां, अल्लाह तो बस अकबर। हो जा ताबे राइयां। तो इस तरह उन्होंने, असल में वो बेसिकली वहदतुल वजूद का एक कॉन्सेप्ट है कि आप कहते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना, वो बेसिकली हर चीज़ में है, हर शय में रब है बेशक। और हर जो चीज़ है ना वो अल्लाह ताला के शायद रब सबसेट बनता है, रब का सबसेट है। तो वो किसी को भी बुरा नहीं समझते हैं, वो शायद एक उस स्टेज पर, और वो शायद इसी वजह से बहुत से लोग उस वक्त के इन पर तनकीद करते थे, कुफर के फतवे लगाते थे कि ये किस तरह की बातें करते हैं। और शायद यही वजह है कि आज के दौर में भी बुल्ला इतना रेलेवेंट है। अच्छा, उस टाइम पे भी फतवे लगते थे उलमा कराम की तरफ से? लोग भी, उलमा कराम भी लगाते थे कि ये किस तरह की बातें करते हैं, लेकिन बुल्ला एक खोज में था। वो कहता ना, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमिन विच मसीह ना मैं विच कुफर दी रीत ना मैं पाका विच पलीत ना मैं मूसा ना फिरौन, की जाना मैं कौन, बुलिया की जाना मैं कौन। वो तलाश में था, वो ढूंढता रहा, अपने आप को भी ढूंढता रहा, रब को ढूंढता रहा। अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के बहुत से रास्ते हैं। मैंने आप तक आना हो तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ, मैं उधर से भी होके आ सकता हूँ, मैं उधर से भी होके आ सकता हूँ। किसको कौन सा रास्ता मिलना है ये तो हमारे इख्तियार में है नहीं। आप सिर्फ कोशिश करते हैं, जहाँ जो जो मिलता जाता है आप जाते रहते हैं।
रास्ते में मुख्तलिफ़ मकाम आते हैं, मुख्तलिफ़ आप कैफ़ियत से गुज़रते हैं। तो बुल्ला भी ऐसी कैफ़ियतों से गुज़रा है। वो इससे हम इसलिए रिलेट कर पाते हैं कि वो उस ज़माने में एक लगता है कि जैसे इस्लाम से ऊपर एक इंसानियत की बात करता है। ओके। वो ऐसे लगता है जैसे वो किसी को भी बुरा नहीं कहता, और वो इंसानियत की, बल्कि इंसानियत भी शायद छोटा लफ्ज़ होगा, उसे जानवरों से भी मोहब्बत है, उसे दरख्तों से भी मोहब्बत है, और वो एक हर और शय से हर मोहब्बत। शय से मोहब्बत की बात करता है। और उन लोगों से नफ़रत करता है शायद जो तकसीम की बात करते हों या जो नफ़रत की बात करते ठीक हों। है। और वो, और आजकल की शायद सोसाइटी इतने 100 साल के बाद वहाँ खड़ी है कि वो उसकी बात के साथ रिलेट करती है। रिलेट करती है। इसलिए शायद बुल्ला बहुत रेलेवेंट है आज के दौर में। आज भी लोग उनको पसंद है। पसंद करते हैं, और सिर्फ इधर ही नहीं, मतलब आप वो कहते हैं चढ़ दे पंजाब ते टुर जाओ, हाँ जी। इवन हिंदुस्तान में यस। वहाँ पर लोग उनको बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको बड़ा वैल्यू करते हैं। तो बुल्ले शाह के जो वालिद थे वो मैंने सुना है कि इमाम मस्जिद थे। वो भी आप कह सकते हैं कि मौल्लम थे, दीनी मौल्लम थे, पढ़ाते थे, और बहुत ही दीनी आदमी थे। बल्कि एक वाक़या उनका ये है कि कहते हैं कि एक कोई शख्स बाबा बुल्ले शाह के पास आया और उसने कहा कि मेरी बीवी को कोई उठा के ले गया, कोई ताकतवर कोई बंदा था। तो उन्होंने कहा अच्छा जाके देख, शहर में कहीं नाच गाना हो रहा है। अच्छा। तो कोई गया, जाके वापस आया, उसने कहा जी फलानी जगह पर खुसरे नाच रहे हैं। बुल्ला शाह गए और उधर जाके नाचना शुरू कर दिया, और फिर पंजाबी में शायरी की कि तू चल पड़, तू चल पड़, तू चल पड़। और वो वजद में आ गए, और कुछ देर के बाद वो लड़की वहाँ से चल पड़ी और इनके पास पहुँच गई। ठीक है। और इतनी देर में किसी ने बुल्ले के वालिद साहब को बता दिया कि आपके बेटे ने वैसे तो गाना शुरू कर दिया था, और उन्होंने बीच में गधे भी रखे थे, खोते भी हाँ, रखे इन्हें थे। खोतियों वाला भी कहा खोतियों जाता वाला था। भी कहा जाता था। तो वो उनको उस पे सारे भी बड़े तनकीद का निशाना तनकीद बनाया और गया। ताने मारते थे। तो वो मेरा ख्याल है शायद मैं मारने का क्या था वो अल्लाह जानता है, लेकिन इनके वालिद साहब किसने अब ये रह गया था कि एक नाचना रह गया सैयद था। का बेटा खुसरों के साथ नाचेगा। तो वो आए और आके उन्होंने सर पे टोपी पहनी हुई और हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई, और वो आए और उन्होंने वो देखा कि क्या हो रहा है, और बुल्ला वजद में और नाचता जा रहा है, और वो बंदा साथ बैठा हुआ है, और वो उसकी बीवी आई, उन्होंने देखा और वो रो रहा, और उसको उन्होंने बोला बीवी को घर ले जा। और उनके वालिद साहब ने उनको डांटा कि ये रह गया था तुम्हारा करने वाला। और जब उन्होंने ये देखा तो बुल्ले ने उनको कहा कि ये नसीब की बात होती है। और फिर उनके वालिद साहब ने कहते हैं कि उन्होंने भी तस्बीह तोड़ दी और उन्होंने इनके साथ धमाल डालनी शुरू कर दी। अल्लाह तो ये अकबर। वाक़या है कि बात यह है कि अपने अपने रास्ते हैं, आपको कुछ हम्म। पता नहीं है ये क्या कहानियाँ हैं, ये कौन से सिलसिले हैं। उलमा और शरीयत तो शायद इसको एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखती जी। है, लेकिन ये और राह के मुसाफिर थे, और लोग थे जो इन्होंने अल्लाह को ढूंढने का कोई और रास्ता ढूंढा हुआ था, और ये बड़े लोग थे। इनकी बातें इसीलिए आज तक हम पढ़ते हैं और हम पे ऐसे असर करती हैं। और शायर भी थे। शायर, इतने बड़े शायर थे। ये सारी शायरी उनकी हाँ। बहुत बड़ा शायर। और वो जो एक इनकी बड़ी ही मशहूर ज़माना है कि वो नच नच के मैनू नच नच मैनू यार नच बना नच दे। वो ये हुआ नच था कि यार एक बना। दफ़ा ये वो वाकया तो बताएं, वो असल में वो था क्या? वाक़या लोग हुआ। इतना सा तो कोट करते हैं, हाँ, लेकिन वो कोई प्रॉपरली वो किसी ने गाइड नहीं किया कभी। हुआ कुछ यूँ था कि इनायत कादरी साहब इनसे खफा हो गए थे जब उनको पता चला कि ये इस तरीके से इन्होंने वहाँ पर नाच गाने वाला मामला किया है, या ये इस तरह की, क्योंकि बाज़ औक़ात ये आप किसी और वो उसमें होते हैं, फ्रेम ऑफ माइंड में या किसी और कैफियत में होते हैं, तो इनसे कुछ एक दो बार इस तरह के मामले हुए तो वो इनसे खफा हो गए और इनसे बात करनी छोड़ दी, इनसे मिलना छोड़ दिया। फिर इनको पता चला कि कादरी साहब इस मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने रोज़ाना, तो वहाँ पर वो कोई खुसरों का ग्रुप था जो नाचा करता था। इन्होंने औरत का रूप धारा और
उनके साथ मिल के और नाचते रहते थे रोज़ उनके साथ जाते थे और नाचते थे, और वो उस रास्ते में पड़ता था जहाँ से इनायत कादरी साहब का गुज़र होता था रोज़, और कहते मैनू नच नच यार मनावण दे, मैनू नच नच यार मनावण दे। और एक रोज़ जब वो मस्जिद से वापस आ रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी, तो बुलाया, तो बुलाया तो ये कदमों में गिर गए। यानी मैं तो पता नहीं कदों दा इत्थे आके नचता पिया कि तुहाडी एक बारी नज़र पेगी मेरे ते। फिर उन्होंने खड़ा किया और प्यार किया और वापस कबूल कर लिया, और फिर उसके बाद फिर ये आगे पीछे नहीं हुए, फिर उस्ताद के साथ फिर पकड़ ली, डायरेक्शन पकड़ ली, फिर रास्ता अपना सीधा कर लिया। तो इनका जनाजा अगर हम बात करें तो वो भी कहा जाता है किसी हिजड़े ने पढ़ाया था। अब इसमें क्या इसके ऊपर डाइकोटमीज हैं, दो मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन ये बात है कि जब इनके दफनाने पे भी था कि आप कहा था कि हम इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में नहीं दफनाने देंगे, और उस पर काफ़ी ले दे हुई, और जिस तरह हमारा आज के दौर में भी है कि जिसे आप कह लें कि रिजिडली शरीयत में अमल करते हैं और मज़हब को मानते हैं, वो तो इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझते। उनके नज़दीक तो ये बहुत हुदूद से तजावुज़ किए हुए थे और आगे पीछे, तो वो कहते थे कि हमने नहीं इधर होने देना। और बहुत बाज़ लोग कहते हैं कि एक हिजड़े ने जनाजा पढ़ाया और फिर बाहर एक जगह थी वहाँ पर दफनाया गया, और लेकिन इस पे दो आरा मिलती है। बाज़ लोग कहते हैं कि बाद में उस मामले को रिज़ॉल्व कर लिया गया और पढ़ा दिया गया, लेकिन अब हकीकत क्या है ये एक वो है। लेकिन ये दोनों, हाँ, लेकिन दोनों रिवायात मिलती हैं इस सिलसिले में कि एक वो भी है और एक ये भी है। तो अब बुल्ले को किस तरह से याद किया जाता है अब जब ये उर्स होते हैं और ये मामलात होते हैं? बुल्ला मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा इंसानियत दोस्त है। उसने ज़िंदगी के बड़े बड़े लेसन दिए हैं। उसने अल्लाह तक पहुँचने के जो रास्ते हैं उसमें जो मुख्तलिफ़ कैफियत से वो गुज़रा, उसने वो सब बताई हैं, और दुनिया ने उसको किस तरह से ट्रीट किया वो भी उसने बताया है, और उससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया नहीं बदली, लोग नहीं बदले, लोग वैसे ही है। तो वो दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं, तो उसको भी दीवाना कहा, सब कुछ कहा, और आज लोग उसे एक पंजाबी का बहुत बड़ा शायर मानते हैं, एक अल्लाह वाला भी मानते हैं, एक इंसान दोस्त, एक सूफ़ी समझते हैं। और मेरा ख्याल है जब तक पंजाबी बोली जा रही है तो तब तक बुल्ला तो जिंदा रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। नासिर भाई ये बताइएगा कि डॉक्टर जाकिर नाइक की क्या कहानी है? उन्होंने तो हिंदुस्तान में ही बहुत से मुसलमान किए लोग और हर मज़हब पढ़ा, क्या दिमाग है माशाल्लाह। तो क्या सीन है, ये कहाँ से आए और इनकी क्या कहानी है? डॉक्टर जाकिर नाइक एक मुंबईकर है, मुंबई का रहने वाला है, बम्बई का लड़का है जिसने वहीं पर पला बढ़ा, उधर की यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बना, MBBS। यस। और लेकिन ये अहमद दीदात से बहुत मुतासर था। अहमद दीदात भी हिंदुस्तान से ताल्लुक़ था, हिंदुस्तानी नयाद थे, लेकिन ये साउथ अफ्रीका में चले गए, और वहाँ पर वो हज़रत अहमद दीदात भी कंपैरेटिव रिलीजन्स के उस्ताद थे। ठीक है। और वो इनसे बड़े उस्ताद थे? वो इनसे बड़े उस्ताद थे, और उनके पास उनके बहुत से मुनाजरे पादरियों के साथ, सिनेगॉग्स के आपके पंडितों के साथ। अच्छा। और वो भी इसी तरीके से कंपैरेटिव रिलीजन्स के ऊपर बात करते थे, और वो भी रेफरेंस देकर बात किया करते थे, दलील के साथ बात किया करते थे। और वो जब इन्होंने अपना ये सफ़र शुरू किया तो ये अहमद दीदात बनना चाहते थे। अच्छा। और फिर इनकी मुलाकात भी हुई, और अहमद दीदात साहब फिर उम्र के आखिरी हिस्से में उनकी आवाज़ चली गई थी, तो वो हस्पताल में एडमिटेड थे, और फिर ये काम इन्होंने शुरू कर दिया, और ये अपना रास्ता फिर उस तरीके से। और फिर डॉक्टर इसरार के भी ये बहुत फैदा थे, और उनसे भी मुलाकात। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ये था कि मंतक और दलील के ऊपर आप मुझसे कोई सवाल पूछें तो मैं उसका जवाब मंतिक और दलील के साथ आपको दूं, और वो दलील और वो मंतिक सिर्फ कुरान से ना दूं,
जिस किताब को आप मानते हैं उससे भी मैं दें। उस किताब से भी आपको इसकी दलील दूं। अब ये एक बहुत मुश्किल काम है। हाँ, इट्स वेरी और टफ। आजकल कंप्यूटर में डेटाबेस हो और आप सर्च करें और कोई चीज़ आ जाए तो एक और बात है, लेकिन एक इंसान ह्यूमन ब्रेन। जिसने हिंदुओं की वेदाओं को भी पढ़ा है, जिन्होंने ग्रंथ साहब को भी पढ़ा है, जिन्होंने बाइबल को भी पढ़ा है, जिन्होंने गीता, तौरात को भी पढ़ा है, गीता को भी पढ़ा है, कुरान को भी कुरान को भी पढ़ा पढ़ा है, है। फिर अहादीस का भी इल्म है, इतना सारा नॉलेज एक दिमाग में। और जिस वक्त और लोग उनको ऑन द स्पॉट सवाल एक्सटेम्पोर पूछा यस, करते हैं और वो उसी वक्त उसी उसका जवाब वक्त। दिया करते कोई थे। नहीं कि मैं ज़रा देख लूँ, कोई रिसर्च कर लूँ, नहीं, नहीं, उनको फौरन से आमद होती है। ये भी तो अल्लाह ने ही चुने हुए हैं ना फिर। ऐसा ही है। जिन लोगों से अल्लाह ने अपना काम लेना होता है, मेरा ये हाँ, ख्याल है कि ये लोग क्या बात। अल्लाह के ही चुने हुए होते हैं। यस, और उन्होंने आप पूरा एक वो देख लें, आपको उनकी ज़ात के अंदर वो आज भी वैसा ही सूट पहनते हैं, जी। ढीला ढाला सा, हाँ, उनका जुस्सा भी आज से तक वैसा ही है, वो ऐसे ही बिल्कुल है, दुबले पतले से हैं। बिल्कुल। ना उनके अंदर आपको कोई तकब्बुर या गुरूर दिखाई देता है कि मैं कोई चीज़ बन गया हूँ। आपको बहुत इल्म बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जी, और जिन दुनिया जानती है उनको। जिन जिन चीज़ों से अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान को डराते हैं, उनमें दौलत है, औलाद है, और इल्म भी उनमें से एक है। अच्छा, अक्सर लोग जब इल्म ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, जब उनके पास कुछ इल्म आ जाता है तो वो दूसरों को हकीर जानने लगते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ आ गया है, हाँ, कुछ है, तो वो दूसरों को हकीर जानने लगते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि कोई थोड़ी सी अहमकाना बात करे तो वो तमस्खुर उड़ाते हैं, और वो, लेकिन आपको कभी जाकिर साहब में ऐसी बात नहीं मिलेगी। नहीं। कोई उनसे छोटे से छोटा सवाल भी करेगा, उनके लहजे में कोई आपको फर्क तब्दील, नहीं, वो ऐसे नजर लगता है नहीं जैसे एक आएगा। रोबोटिक सा जवाब है जो यस, दिया जा रहा है, और उसमें मंतिक और दलील दलील। और फैक्ट्स, और वो उनके साथ आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो आपको जज्बाती नहीं करते। हमारे यहाँ मज़हब को आप देखें तो ज़्यादातर जो आप हमारे यहाँ इसमें लोगों ने कहा जाता है कि थोड़ा सा इसको जरा। बहुत ज़्यादा जज्बाती कर दिया हुआ है। आप कहीं चले जाएं तो आपको अक्सर, कभी आप कोई खुतबा सुन लें, मस्जिद में वाज सुन लें, तो आपको आधी से ज़्यादा कहानियाँ मौजज़ों की सुनाई जाती जी। हैं। आपको कोई अलिफ लैलवी दास्तान के तौर पर मज़हब पेश किया जाता है। जो मज़हब की असल मंतिक है, दलील है, जो उसकी असल रूह है, वो बहुत कम लोग हैं जो समझा सकते हैं। वो जाकिर साहब का तो बहुत बड़ा काम, और पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ नहीं गए, बिल्कुल। इन्होंने मुनाजरे किए हैं, हिंदू पंडितों के साथ किए, ईसाई पादरियों के साथ किए, यहूदियों के साथ किए, और हर जगह जाके किए। और कितने लोग हैं, हजारों की बेशुमार तादाद लोग में, मुसलमान जो किए, इनके हाथ पे मुसलमान हुए, और मौके पे ही कलमा पढ़ मौके पे लिया। कलमा पढ़ा। असल में ये भी होता है कि आपके जहन में जब सवाल आते हैं ना, और उसका जवाब नहीं मिल रहा होता, हाँ, तब तक आप रिलक्टेंट रहते हो कि नहीं यार, अभी नहीं। आपको होता है कि उस चीज़ का आपको खोज करने के बाद जवाब मिल जाए ना, तो आप ज़रा रिलैक्स हो जाते हो कि यार हाँ, ये चीज़ ऐसे फिर है। वो एक, जो कोई एक चीज़ फंसी होती है, एक वक्त ऐसा आता है जब वो गिरा खुल जाए ना, तो फिर शायद बाकी गिरे भी खुल जाती हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा काम है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है यस, हिंदुओं की, और अब तो इन्हें थ्रेट्स भी मिलते रहे। असल में शुरू में तो ऐसा मामला नहीं था, लोग इनको बड़े कदर की निगाह से देखते थे, और देखते थे कि ये एक ऐसा शख्स है जो मंतिक और दलील पे बात करता है। लेकिन ये गुज़िश्ता, आपको पता है कि कोई 1.5 दहाई से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, और मोदी साहब और इनकी आरएसएस की जो सोच है, वो बेसिकली हिंदुत्वता के कॉन्सेप्ट पर है। अच्छा। और इन लोगों ने जितना नुकसान भारत के एक सेकुलर आइडिया को पहुंचाया, जो एक इसका एक तशख़्ख़ुस था, आइडेंटिटी थी कि ये सेकुलर कंट्री है, ठीक है, इन्होंने उसको तहस नहस कर दिया। इन्होंने मुसलमान मारे गुजरात पर। मोदी साहब खुद भी ये आरएसएस के रुकन थे पहले, ठीक है, राष्ट्रीय सेवक संघ, जो उनकी एक, आप समझ लें, अस्करी तंजीम है हिंदुओं की, जो
एक शिद्दत पसंद शिद्दत तंजीम है, पसंद एक्सट्रीमिज्म के बिलीवर्स जो नथुराम गोडसे जिसने मारा था करमचंद मोहनदास गांधी को, वो भी आरएसएस का था। ओ तो ये उस सोच के आदमी थे। डॉक्टर जाकिर नाइक को किस तरह से सरवाइव करने का मौका दिया? अब असल में डॉक्टर साहब का फिर जो रिलीजन, जो उनका काम था ना रिलीजन पे, वो ग्लोबल हो गया। अच्छा, वो यूरोप में, इंग्लैंड में, बाकी मुल्कों में बैठ गए, लेकिन उनकी बेस फिर भी, उनकी स्ट्रेंथ तो आपकी रूट्स रहती है। यस, हिंदुस्तान थी, मुंबई था, हिंदुस्तान थी, महाराष्ट्र था। ये फिर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब इनके पास वो ताकत आई तो इन्होंने उन पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। हालांकि अगर आप सोचें और देखें कि 9/11 के बाद अगर आप हिंदुस्तानी फिल्में भी देखें ना, तो उनमें मुसलमान को जिस तरह पोर्ट्रे किया जाता है ना, 9/11 के बाद उस पर फ्लिप आ गया। यस, पहले मुसलमान क्या होता था, एक अब्दुल चाचा, ये मेरा भाई फलाना, ये जो बड़ा एक अच्छा हिंदू मुस्लिम भाई जी भाई। जी जी बिल्कुल 2001 के बाद पिछली 23 साल से अब इनकी जितनी फिल्में उठा के देख लें, ऐसे ही है। आपको सब में मुसलमान क्या दिखेगा? एक आतंकवादी, Yes. एक दहशतगर्द, एक एक टेररिस्ट। तो ये इस पे काम किया जा रहा है प्रॉपरली? बाकायदा ये एक सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, इनका एक पूरा अमला है, एक पूरा विंग है जो कि इनकी जो हिस्ट्री है उसको तब्दील करने पे लगा हुआ है। ओ कि प्रूव किया जाए कि अकबर भी दुश्मन था, जितने मुगल शहनशाह थे जो वो पीछे यहाँ गुजर पर गए आए, हैं। जिन्होंने यहाँ पर 300-400 साल गुजारे, जो यहाँ पर आए, इधर शादियाँ की, अपने बच्चे यहाँ पैदा किए, नस्ल अपनी से पूरी नस्ल। जिंदगियाँ यहाँ पर गुजारी, कि वो सब के सब जालिम थे और उन्होंने हम पे मजालिम किए और कोई भी इनमें से अच्छा नहीं था। और हिंदुओं के साथ इतने 100 साल तक मुसलमानों ने ज्यादती की है, और अब ये तुम पर लाजिम है कि तुम इनसे बदला लो जो और अब नफरत यहाँ पर करो। बैठे हैं, और इनसे नफरत करो। और ये अब आइडियोलॉजी है जिसके ऊपर, और जो मुसलमान है वहाँ का, वो या तो ये कहने पे मजबूर है कि नहीं जी मैं तो किसी मज़हब को नहीं मानता, या वो आपको किसी पूजा पाठ में दिखाई देगा, वो आपको बताएगा कि जी मेरी बीवी तो कड़वा चौथ का व्रत भी रखती है। वो आपको ये भी बताएगा कि जी मैं तो जिस वक्त रामलीला होती है तो मैं तो खुद ये कोई भगवान बनता हूँ या कुछ बनता हूँ। अच्छा, वो उसका सर्वाइवल ही है। जिस तरह अब शाहरुख वरना खान क्या से होगा? बड़ा क्या एक्टर है, वो कहता है Yes. मेरे घर में मस्जिद भी है, भी मेरे है, घर में मंदिर भी मंदिर है। भी है, उसकी बीवी हिंदू है। तो बात यह है कि अब वो हर बंदा जो मुसलमान भी है वो जाके तो सलाम ठोकता है मोदी साहब को, ऑब्वियसली। कि और उनको पता है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक, तो मोदी साहब ने क्या किया अब डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ? इन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, कहा कि जो फंडिंग आई उसमें कोई टेररिस्ट को फंड किया, ये किया, वो किया, इस किस्म के इल्ज़ामात, बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात। एक आदमी जो काम ही मंतिक और दलील पे करता हाँ। है, जो बात ही मज़हब की करता है, आपके मज़हब की भी उतनी ही इज्जत करता है जितनी कि अपने मजहब की अपनी करता है। मज़हब की करता है। और आपके मज़हब के जितने ऐसे लोग, चाहे वो आपके जितने भी वो हस्तियां Yes. हैं जिनको कि इज्जत के नाम से बुलाना चाहिए, उनको इज्जत के नाम से ऐसे ही बुलाता है, है। ऐसे कभी ही। किसी के लिए कोई ऐसा उसने लफ्ज लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जो उनकी गैर मुनासिब गैर हो मुनासिब हो या उनको ठेस पहुंचाए, ठेस उनके पहुंचाए। तो जज्बात वो को। वो सब कुछ होने के बावजूद क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक सोचा समझा मंसूबा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, पोर्ट्रे किया जा रहा है इस तरह उसकी से। वजह ये थी कि उनको पता था कि ये आदमी मंतिक और दलील से लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब कर सकता है। ओके। और इसको हम क्या कहेंगे, हम तो इसको रोक भी नहीं सकते, हम इसको क्या कहेंगे? तो इसने तो हाथ में बंदूक नहीं पकड़ी हुई, ये तो किसी को ज़बरदस्ती जाकर कलमा नहीं पढ़ा रहा, ये तो लोगों को जवाब दे रहा है और उनकी अपनी मुकद्दस किताबों के हवाले देकर जवाब दे रहा है। और लोग इसके मंतिक से उसको मानते हैं और उसको कबूल करते हैं और उसके बाद इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रहे हैं। तो ये इनके लिए नाकाबिल कबूल था। इस वजह से उन्होंने इनके ऊपर मुकदमात चलाए और ज़मीन तंग कर दी। अब कहाँ पे हैं? अब इंडोनेशिया में वहाँ पर चले गए, छोड़ गए अपनी ज़मीन छोड़ गए और मजबूरन हिजरत करनी पड़ती है। ये भी फ्यूचर क्या देखते हैं आप? फ्यूचर ये है कि जो उनका जो काम है और जो उनका मैसेज है, जो उनका पैगाम है, वो तो अब ग्लोबल है, वो एक आलमी
मैसेज है जो उनका है, और वो अब रुकने का नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान में बड़ा धचका लगा है, वहाँ पर जो मुसलमान हाँ, थे, ये जो वहाँ पर कम्युनिटी थी, लोग बहुत थे, ज्यादा कम्युनिटी है बहुत बड़ी मुसलमानों की। कम्युनिटी थी और उनका गढ़ था, उनकी जड़ें थी वहाँ पर। तो वो एक नुकसान ज़रूर है उनको, और उनको भी दुख होगा कि मेरा अपना वतन, मेरा अपना देश, हाँ। जहाँ मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, मेरे अपने लोग, तो मैं उनसे कट गया हूँ। लेकिन ये कि मुझे लगता यही है कि अब बाकी की ज़िंदगी उनकी जलावतनी में ही गुजरेगी, लेकिन वो काम बाकी के अपनी दुनिया में जो जितना कर उन्होंने रहे कर गए हैं हैं, वो मुझे लगता है जो कि अब एक बहुत है। पूरी तंजीम है, उनका अपना टेलीविज़न हाँ। चैनल है, वो लोगों की मदद करते हैं, स्टूडेंट्स की मदद करते हैं, बहुत से काम हैं, फलाही काम ऐसे बहुत से हैं जो वो कर रहे हैं। और उन्होंने एक ऐसी तंजीम की बुनियाद खड़ी कर दी है, मेरा ख्याल है, जो आने वाले वक्तों में अच्छे काम करेगी, इस्लाम के हवाले से भी, इंसानियत के हवाले से। सही हो गया जी, सही हो गया। नासिर बेग साहब, ये बताइएगा कि ये सारी बातें तो हो गई, डॉक्टर जाकिर नाइक का भी आपने एक्सप्लेन कर दिया, बुल्ले शाह का भी बता दिया। एक मुख्तलिफ हम लोग टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। अंबानी आजकल लोगों के मुंह पे भी है, ज़बान पे भी है, सोशल मीडिया पे भी है, हर जगह कोई ना कोई अंबानी बनने की कोशिश में भी लगा हुआ है, हैं? वो हम भी हो सकते हैं। तो ये क्या सीन है? ये कहाँ से शुरू हुई कहानी अंबानी की? ये एक गुजरात का एक इलाका है जजीरा नुमा, उसका नाम है काठियावाड़। अच्छा। काठियावाड़ बड़ी जरखेज़ जगह है, हम्म। आपको हैरानी होगी कि वहाँ के कौन कौन लोग हैं। पिछले दिनों एक वो संजय लीला बंसाली की फिल्म आई थी जिसमें आलिया भट्ट थी और वो गंगूबाई काठियावाड़ी। यस यस। काठियावाड़ बेसिकली वो जगह है जहाँ से कायद आज़म के वालिद साहब हिजरत करके आए थे। उनके आबाओ अजदाद काठियावाड़ के थे। करमचंद मोहनदास गांधी काठियावाड़ का था। अभी अमित शाह वो काठियावाड़ का है। आम आदमी पार्टी के जो सरबराह हैं वो भी काठियावाड़ के। ये गुजराती हैं और बनिए हैं। अच्छा। और कारोबारी हैं ज़्यादातर लोग। कि ज़माने में यहाँ पर क्योंकि बंदरगाह थी तो इसको वो चोर वाला भी इस तरह का नाम भी कोई देते थे कि वहाँ से लोग चोरी का माल ला के यहाँ लाया करते थे। स्मगलिंग वगैरह मामला भी होता था। लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर ये लोग बड़े मेहनत कश हैं, बहुत ज़हीन हैं और पैसे के मामले में कोई इनसे आगे नहीं जा सकता। बहुत ज़हीन लोग हैं। शुरू से अमीर तो नहीं है, लेकिन ये है कि कारोबारी हैं, पैसे की कदर जानते हैं, ठीक है, अपने वक्त की कदर जानते हैं और मेहनती लोग हैं। ओके। ये इनकी औसाफ हैं। आप चाहे जिन्ना साहब को ले लीजिए, चाहे आप बड़े नाम हैं, ये बड़े तो बड़े नाम है ये उस इलाके के। तो जो धीरू भाई अंबानी हैं, ये काठियावाड़ में इनके वालिद साहब एक स्कूल में मास्टर थे। ठीक है। वहाँ पर ये पैदा हुए, उधर ही ये पढ़े लिखे और फिर ये नौकरी ढूंढते ढूंढते यमन में इनको पेट्रोल पंप पे नौकरी मिल गई, पेट्रोल भरने की और फिर आहिस्ता आहिस्ता लिखने लिखाने की। और फिर स्वेज कैनाल की वहाँ पर एक कंपनी थी, मुझे उसका नाम एबस के क्या नाम था, वहाँ पर इन्होंने नौकरी कर ली और वहाँ पर इन्होंने बाकायदा एज अ क्लर्क और वो सारा कुछ इन्होंने वहाँ पर बिजनेस की समझ बूझ कुछ वहाँ से इनको हुई। ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी थी, ट्रेडिंग की कंपनी थी। लेकिन वहाँ पर हालात इनको लगा कि शायद अब साजगार नहीं रहे। वहाँ पर 8-9 साल रहे और उसके बाद ये वापस हिंदुस्तान आ गए। ऑल राइट। और हिंदुस्तान आके तो इन्होंने एक छोटे से कमरे में ये एक रिलायंस कॉरपोरेशन के नाम से या रिलायंस ट्रेडिंग कंपनी के नाम से कंपनी रजिस्टर कराई, जो शुरू में सिर्फ मसाले बेचती थी। अच्छा, मसाले बेचने से शुरू हुआ। और धीरू भाई जो थे, उनका सबसे बड़ा कारनामा ये था, या वो क्योंकि मार खाई हुई थी, नीचे से उठा हुआ आदमी था। यस। उसको पता था कि मार्केट में जो असल पैसे कमाता है वो मिडिल मैन कमाता है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि खुद पहले तो वो सारा माल, एक एक चीज़ वो उसको इंश्योर करते थे कि उसकी क्वालिटी क्या है, किससे लिया जा रहा है, क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मिडिल मैन एक्सक्लूड कर दिया, निकाल ही दिया। वो खुद रिटेलर्स के पास डायरेक्ट जाते थे और रिटेलर्स को वो खुद माल देते थे। और क्योंकि बीच में मिडिल मैन निकल गया था, प्रॉफिट सीधा, तो प्रॉफिट और वो बीच में मार्जिन, और उनको भी सस्ता पड़ता था, उनको भी फायदा था, इनको भी फायदा, क्योंकि मिडिल मैन ही मेन रखता है। तो अब इनको ये पता, अब एक इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी, विन विन सिचुएशन। ओके। ये भी जीत रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं, तो सब खुश और लोगों को भी माल सस्ता मिलता था। हाँ।
तो वो उस मेहनत की वजह से ये एक मॉडल है जो बाकायदा धीरू भाई अंबानी ने विदाउट द मिडल मैन खड़ा किया। ठीक है। और फिर करते करते इनके पास मज़ीद पैसा आया, फिर पॉलीमर का, कपड़े का काम, फिर कुछ अर्सा और गुजरा तो मज़ीद बढ़ा, फिर कुछ बैंकों से कर्ज़े लिए, फिर एक वक्त आया कि बैंकों ने कर्ज़े देने से इनकार कर दिया क्योंकि ये पेट्रोलियम की फील्ड में और इस तरह की फील्ड्स में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर इन्होंने एक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बनाया, अच्छा, उसके शेयर्स फ्लोट किए रिलायंस के, ठीक है। लोगों से पैसे लिए, जिस तरह मार्केट में शेयर हाँ जी, फ्लोट करते बिल्कुल। हैं, अब इन्वेस्टमेंट लोगों से आई, उससे अपना बिजनेस ग्रो किया। और इनकी तो लोग इनको मतलब इन पे जो है ट्रस्ट कहाँ से करते थे? उसकी वजह यह है कि लोगों ने ट्रस्ट किया और इन्होंने उनको मुनाफा दिया 100%। इनकी जो मीटिंग्स होती थी जिनमें इनके शेयर होल्डर्स आते थे, वो ये बड़े बड़े फुटबॉल और क्रिकेट स्टेडियम्स किराए पे लेते थे मीटिंग्स के लिए? जी। जिसके पास एक भी इनका वो है ना शेयर, ये उसको भी बुलाते थे कि आओ। क्या बात है, ये और इतनी बड़ी ग्रैंड मीटिंग्स करते थे? क्योंकि इनको ये था कि जब लोगों को ये पता चलेगा तो ये मजीद इन्वेस्ट करेंगे, वो क्या मजीद इन्वेस्ट स्ट्रेटजी, करेंगे तो हम और बड़े होंगे। हम एक्सपैंड करेंगे। यस, तो ये सारी मेहनत बेसिकली धीरू भाई की हुई है। क्या ये बात धीरू है। भाई ने वहां से शुरू किया, एक स्कूल मास्टर के बेटे से और एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाले से, और वो 14,000 रुपये के 20,000 रुपये में शुरू कहाँ से किया था? यही जो 14,000? 14,000 रुपये का जो इन्होंने अपना पहला काम शुरू किया मसालों का, ये उधर से शुरू किया। और फिर करते 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 ये फिर इनके बेटे, 2 बेटे थे, एक ये मुकेश और एक अनिल जी। तो ये पेट्रोलियम इंजीनियर हैं मुकेश जो हैं, ठीक है। तो इसलिए पेट्रोलियम वाली साइड ये देखते थे, लेकिन डिसीजन सारे बाप करता था। अच्छा, धीरू भाई करते थे? धीरू भाई करते थे। कुछ चीज़ों में इनसे वो मदद लेते थे, कुछ बताते थे, कुछ चीज़ें इनको, फिर बीच में उनको कुछ हार्ट का भी इशू हो गया और आई थिंक शायद उनको कोई एक साइड पे थोड़ा सा माइल्ड पैरालिसिस का भी हुआ। ठीक है। फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन आखिरी दिन तक वो बंदा खुद डिसीजन काम मेकर कर- खुद थे। और उन्होंने अपनी, बाद में एक बड़ा अगली सिनारियो भी हुआ कि जब धीरू भाई का इंतकाल हुआ, इन्होंने वहीं पर ही एक अस्पताल बनाया हुआ था, मुझे उसका नाम भूल रहा हूँ, उसी अस्पताल में इन्होंने जान दी। ठीक है। जो लोगों के लिए इन्होंने बनाया था, खुद भी वहीं पर इलाज करवा रहे थे। क्या बात। और फिर इनके इंतकाल के बाद दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया क्योंकि रिलायंस ग्रुप, और दूसरा आपको याद होगा कि 1987 में एक वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, ठीक है, जो श्रीलंका ने जीता था, जिसका सेमीफाइनल यस लाहौर यस में यस हुआ यस था। यस यस। एक सेमीफाइनल लाहौर में था, एक सेमीफाइनल हिंदुस्तान में हिंदुस्तान था, में था। जिसमें क्राउड आ गया था, हिंदुस्तान हार रहा था और वो मैच श्रीलंका को दे दिया गया जी। था। तो वो कहानी अगर आपको याद हो तो वो रिलायंस कप के नाम से जाना जाता था। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वर्ल्ड कप करा सके, और रिलायंस ने स्पॉन्सर किया था। रिलायंस ने स्पॉन्सर किया। उन्होंने कहा हम आपको पैसे देते हैं, लेकिन इसका नाम जो है ना वो रिलायंस वर्ल्ड वाह। कप होगा। तो जो 1987-88 का वर्ल्ड कप था उसका नाम रिलायंस वर्ल्ड कप था। क्या बात है। और उसके मैचेस यहाँ पर लाहौर में मैंने तो खुद जाके देखे थे। वाह। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का मैच यहाँ पर था, फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। इनके टेलीकम्युनिकेशन में भी है काम? टेलीकॉम सेक्टर है, पेट्रोलियम सेक्टर है, पॉलीमर्स हैं, पता नहीं अब तो कोई चीज़ है नहीं। जियो सिनेमा इन्होंने वो ले लिया है, जियो वो ले लिए हैं, सिम्स हैं, वो इनका जो नेटवर्क है, सॉरी Yes. जियो इनका टेलीकॉम इंडस्ट्री वो जो है वहाँ पर है। कहाँ कहाँ नहीं है पैसा। तो आपको पता है कि वो हमेशा कहते हैं इट्स द फर्स्ट बिलियन विच इज़ डिफिकल्ट, यस, फिर आफ्टर आगे तो दैट फिर इट इज़ ईजी। तो पहला अरब आप कमा लें, बाकी फिर पैसा आपका खुद काम करता है। देन यू डोंट वर्क, योर मनी वर्क्स फॉर यू। सही कह रहे हैं। तो वो इनके लिए होता रहा। लेकिन जब धीरू भाई का इंतकाल हुआ तो दोनों भाइयों में झगड़ा, लड़ाई हो गई, कोर्ट में चले गए और कोई 10-11 साल तक ये कोर्ट में केस चलते रहे। और फिर जो धीरू भाई की बेगम है, कोकिला बहन का नाम है, तो कोकिला बहन ने फिर इन दोनों बेटों को बिठाया और कहा अच्छा ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, और कोई डिसीजन करके, और फिर माँ ने फाइनली ये चीज़ें सेटल की। ठीक है। लेकिन अनिल का ये है कि अनिल ने बैड चॉइसेस की
उसने कर्जे लिए, कर्जे लेके वापस नहीं कर सका, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स गलत की। बाज़ लोग, उनकी शादी एक अदाकारा है पुरानी, टीना मुनम, उनसे हुई हुई है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि वो उनके लिए सही नहीं थी। सही नहीं थी और वो उनका फ्रेम ऑफ माइंड याशी वाला रहा और फलाना रहा, जबकि ये गुज्जू हैं, गुजराती हैं, ये कहते हैं काम करो और ये करो और वो करो। इनकी तबीयत भी बड़ी सादा सी है और बड़े मिलनसार से हैं। लेकिन वो एक लेकिन आप देखें शो ऑफ का तो कितना शौक है वो, आप देखें कि तो इंतहा कर दी ना, उस पे तो हम आएंगे अभी आगे। इनके भाई को नुकसानात हुए, इन्होंने बीच में एक दफ़ा बेल आउट भी किया, ठीक है, लेकिन ये भी बिजनेसमैन आदमी है और वो भाई होगा तो साइड पे होगा, बिजनेस होता है। और अब ये है कि ये वैसे खुशनसीब आदमी है, इनका अपना कोई मुकेश अंबानी साहब की बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, काम सारा इनके वालिद साहब ने किया हुआ है और ये इनको मिल गई विरासत। लेकिन इनके भाई ने ये साबित किया कि ये सब कुछ खो भी सकता था, लेकिन इसने मेहनत करके समझदारी के साथ काम किया, उस बिज़नेस को आगे लेके चला। अब तो खैर हिंदुस्तानी सियासत में लोग काफ़ी बातें करते हैं, वो कहते हैं कि ये इन पे नज़र करम है मोदी साहब की और ये बीजेपी की, और इसलिए ये इतने अमीर से अमीर, इनके लिए पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई जाती हैं जो अंबानी फ्रेंडली होती हैं। अच्छा, और तो आपको क्या लगता है इसमें हकीकत है? हो भी सकती है, मगर ना एक आदमी, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतने लोग हैं, टाटे बिरले सब, तो ये अंबानी एकदम से निकलते हैं और सबको पीछे छोड़ जाते हैं। मेहनत भी हो सकती है, मैं किसी से ले तो नहीं सकता उसका क्रेडिट, लेकिन ये कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये चीज़ें तो होती हैं जिसके हक में वो लोग हों जो मैटर करते हैं, तो फिर उनके लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं, आसान हो जाए। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये मैंने देखा कि 3 खान जो कोई नहीं इकट्ठे कर सका, इन्होंने उनसे डांस परफॉर्मेंसेस भी करवाई इकट्ठे, इन्होंने उनसे खाना भी सर्व करवाया, इन्होंने उसके क्या क्या नहीं किया। और वो कुछ शायद एंगेजमेंट के फंक्शंस थे, अभी शादी तो अभी उस पर भी आएंगे, प्री वेडिंग्स थी तो पता नहीं कितने खरबों रुपया इन्होंने लगाया उसके ऊपर। तो ये क्या कहानी है? दरअसल ये ना एक और उसमें कौन सा सेलिब्रिटी नहीं था इंटरनेशनली भी जो ना आया हो? असल में ना, आप हिंदुस्तान का जो उनकी नफ्सियात है ना आज के हिंदुस्तानी की, वो समझने की ज़रा ज़रूरत है। वो आपके मोहल्ले में या ख़ानदान में किसी के पास नई नई दौलत आती है ना, तो वो अपनी शादी में मुजरे भी कराता है, वो नई पजेरो लेके तो पूरे मोहल्ले के पास जाता है, हर एक के पास जाएगा, वो जी मैं पजेरो ते आ रहा सी, सड़क बड़ी छोटी है जी, मैं ते इत्थों लंघदा नहीं जी, बदबू बड़ी आंदी है जी। तो वो अभी हिंदुस्तान ना एक उस स्टेज से गुजरा, नौदौलतिये वाली, तो वो दुनिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। बड़ी मेहनत, इसके पीछे बहुत मेहनत भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आईटी में देख लें आप, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें, फिल्म इसमें इंडस्ट्री, कोई शक नहीं है। हर तबके में उन्होंने काम किया, ये ले नहीं सकते। उन्होंने बहुत मेहनत किया, और आज उनका जो बच्चा भी है, एक 18 साल का बच्चा भी जो सोचता है ना, वो कहता है कि मैंने एक ग्लोबल कंपनी बनानी है और मैंने एक बिलियनर बनना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। एंड दे आर गेटिंग देयर, दे आर वर्किंग। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, हाँ सब, और आप कितने लोग देख लें यार, यूके का प्राइम मिनिस्टर, और मतलब आप अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट, हर जगह हर तरीके से, और बहुत मेहनत से ये लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन ना, मेहनत और सब चीज़ अपनी जगह, लेकिन पैसा आने के बाद ना, क्लास आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम लगता है। हाँ। तो वो जो पीरियड होता है ना, उसमें आपने शो ऑफ करना होता है। हाँ। कि यार तेरे प्राकुल पैसा बड़ा है। हाँ। तो वो ये मुझे इनकी इन हरकतों से ना ऐसा लगता है कि ये सबको बताना चाहते हैं कि भाई मैं एशिया का सबसे अमीर तरीन आदमी हूँ, देखो मैं तो 3 खानों को स्टेज पे बुला के बंदर की तरह नचा भी रहा हूँ, उनसे लोगों को खाने सर्व करवा रहा हूँ, वो लोग जिनके बारे में तुम सोच नहीं सकते, जिनके लिए तुम मरते हो एक तस्वीर, और इनको बसों में बिठा के और वो लेके आए, और वो भेड़ बकरियों की तरह, और ये सारे सेलिब्रिटीज को चल भाई, हाँ, और सबको ने कहा बस 2-3 कपड़ों से ज्यादा लाना, और इस्त्री हम नहीं कर सकते। वो उसकी बड़ी मजेदार इंस्ट्रक्शंस हैं जो, अच्छा, क्या थी वो जरा बताएं। ये कि आप इतने कपड़ों से ज्यादा ना लेके आए सामान, वेट ज्यादा हो जाएगा,
और स्त्री की सहूलत नहीं है, स्त्री अपनी खुद कीजिएगा और इस तरह की बातें। और मतलब सिवाय मेरे ख्याल शाहरुख ने खान को छोड़ के और कोई एक आध सेलिब्रिटी और था, बाकी सब इन्होंने बस में बिठाए और उनको लेके आए। तो वो पैसा है भाई, तो उन्होंने इनको पे किया है। और वैसे भी आजकल के दौर में अगर आप अंबानी की शादी हो रही है बेटे की और आप उसमें दिखाई नहीं दे रहे, तो इसका मतलब है कि आप रेलेवेंट नहीं है, आप मार्केट में इन नहीं है, फिर आपका काम नहीं चल रहा। तो आप लेकिन इट्स अ बिग पीआर स्टंट, आई थिंक पीआर स्टंट। और फिर ये देखे कि सिर्फ यही नहीं था, इन्होंने बुलाया माइक्रोसॉफ्ट ये उसको फेसबुक वाला, मेटा वाला, वहां पर दफ्तर खुलवाया। यस, बेसिकली ये एक सिर्फ इस तरह नहीं है, आप इसको ये ना देखें, बेसिकली इंडिया अभी ये कोशिश कर रहा है कि वो पूरी दुनिया को ये बताए कि भाई सिविलाइज्ड वर्ल्ड सिर्फ तुम ही नहीं हो, हम भी हैं और पीसफुल है हमारा भी। हाँ, हमारे बगैर तुम नहीं चल सकते। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखें 1.25 अरब 1.5 अरब की उनकी मार्केट है यार। यस, तो आप 1-1 रुपए की भी कोई चीज बेचें तो 1.25 रुपए तो कहाँ चला जाता है, ऐसे ही। और फिर उन्होंने उसको कल्टीवेट किया है, लोगों ने मेहनत की है वो, और वो बेसिकली बिजनेस के लिए भी वो एक एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है इन्वेस्टर्स के लिए। आप समझ लें कि एक इवेंट है ऐसा जो कि जानबूझ के उसको इतनी हाइप दे रहे हैं कि सारी दुनिया की नज़रों में हर बंदा बात कर रहा है, जब पाकिस्तान में हर जगह बात कर रहे हैं। और वो लोग आए हैं और उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की हैं अरबों डॉलर्स की, तो वो उनके लिए तो ये पैसे उसी में पूरे हो जाते हैं, उनके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है। सही कह रहे हैं आप, ये बिजनेस स्ट्रेटजी एक जो बंदा इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, स्टंट्स हैं, पीआर स्टंट है। तो अच्छा, वो राधिका मर्चेंट जो हैं, उनके 200 फॉलोइंग थी जब वो इंस्टाग्राम पर, और उनका ओरिजिनल ऑफिशियल अकाउंट था। तो अनंत अंबानी को कोई सेलिब्रिटी नहीं पसंद आई? सर बात यह है कि वो खुद भी, उसका बाप भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो खुद भी अच्छी खासी अमीर खातून है, गो के इनके मुकाबले में तो बेचारी कुछ भी नहीं है। लेकिन क्लासमेट थी सुना मैंने। हाँ, बचपन से इकट्ठे पढ़ते रहे, पढ़ी लिखी लड़की है और समझदार भी है और पैसे वाले लोग हैं और ख़ानदानी लोग हैं और उनको वो सूट करती है बच्ची, बस ठीक है। और वो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो फिर किसी और को क्या करेगा काजी, क्या करेगा कोई। अच्छा नासिर भाई, मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने जस्टिन बीबर को 83 करोड़ रुपीस दिए हैं फॉर परफॉर्मिंग। असल में आप देखें ये जितने सेलिब्रिटीज को भी बुला रहे हैं, और वो लोगों ने लगाया कि उसके ना एक पिक्चर वायरल हुई हुई है जो कि पैंट थोड़ी सी नीचे है और अंडरवियर नजर आ रहा है, इसके लिए उन्होंने 83 करोड़ रुपया दिया। ये क्या सीन है? देखिए सर, बात ये है कि आप देखें कि रिहाना हो या ये रिहाना भी बीबर हो, इन लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर कितने फॉलोअर्स हैं। बेसिकली वेस्ट में ये लोग पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, और इनको पता है कि इन लोगों को हम बुलाएंगे, मगर ना अगर वो इनको ना बुलाएं तो वहाँ तक बात कैसे जाएगी, तो कहानी वहाँ तक नहीं पहुँचती जहाँ ये पहुँचाना चाहते हैं। इन्होंने पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में इनको थोड़ी इम्प्रेस करना है, इन्होंने तो उधर इम्प्रेस करना है, ओवरसीज। और ये बताना चाहते हैं कि यार हम तुम्हें बुला के नचवा सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। ये भी एक है, और दूसरा ये कि जब हम ये बुलाएंगे तो इस इवेंट की हमारी कहानी वहाँ तक पहुँचेगी, वहाँ पर लोग इसके बारे में बातें करेंगे, सोशल मीडिया पर, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। वो एक इमेज, इंडिया की बात हो रही है ना, बेसिकली तो बात एक छोटी सी शादी की है, लेकिन आप ओवरऑल बात करें तो वो एक उस लेवल पर लेके जा रहे हैं कि इंडिया में आज भी ये सोने की चिड़िया है। और ये आज भी वही चीज़ है कि जो पहले थी और हमने वापस ले लिया और हमने वापस खड़ा कर दिया। हाथियों का वो बनाया हुआ जू, वो फुल टाइम उसने वो उनके सिस्टम्स और न्यू टेक्नोलॉजी, उनके खाने के लिए, मतलब फूड आप इंसान भी खा सकता है, सिस्टम उनका बनाया हुआ है, और वो पूरा उसके अंदर रहते हैं। और पैसा हो तो बंदा करे, यही बात है आखिर में, बात यही कि पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। नहीं कर सकता। नासिर भाई, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, और आपने जिन पहलुओं पर बातचीत की और नजर डाली वो बहुत कमाल थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपने होस्ट अब्दुल हई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।